जीते हैं शान से, ये सिर्फ चंद शब्द नहीं है बल्कि पहचान है हिंदुस्तान की। आज इस स्पेशल सीरीज में हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान के हुनर का वो हस्ताक्षर जिसे 20 साल की मेहनत के बाद आखिरकार हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों ने हासिल कर ही लिया। ये वो कामयाबी थी जिसके रास्ते में सुपर पावर अमेरिका कई बार आया। कामयाबी के कदम को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन 20 साल की मेहनत के बाद आखिरकार वो मिशन कामयाब हो ही गया। सफलतापूर्ण उत्थापन अभी हमने देखा। आप देख सकते हैं कि साफ नजारा है, बहुत ही रोमांच भरा नजारा। एक सपना जो साकार हुआ, हिंदुस्तान का एक ख्वाब जिसे यूं तो पूरा होने में 2 दशक से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन ख्वाब का मुकम्मल होना सिर्फ कामयाबी नहीं थी, ये उन मुल्कों को करारा जवाब था जो अपने को शक्तिशाली मानते थे। तारीख 5 जनवरी 2014, वक्त 4:18। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर का एक मिशन जिसकी कामयाबी का सफर पूरा हो चुका था, बस ऐलान बाकी था और वो भी आखिरकार पूरा ही हो गया। स्पेस सेंटर से GSLV D5 को लॉन्च किया गया। 5, 4, L-45 ignited. 2, 1, 0. और ठीक 17 मिनट की उड़ान के बाद GSAT-14 अपनी मंजिल पर पहुंच गया। इसरो के वैज्ञानिकों का यह ऐलान था कि दुनिया के लिए हिंदुस्तान के हौसले को कमतर आंकना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस प्रक्षेपण की कामयाबी के पीछे इसरो के वैज्ञानिकों की 20 साल की कड़ी मेहनत थी, जो उन्होंने DC क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने में लगाई। इसमें पहले जो था टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का आइडिया था, रशिया का इंजन यूज़ करके। वो इंजन खाली रशिया का था, बाकी स्टेज वो इंजन यूज़ करके, इंजन के बाद भी बाहर बहुत सारे टेक्निक्स थे, वो सब यूज़ करने वाले थे। मगर उस समय के जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आए, उसके हिसाब से हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पूरा दुनिया में कभी काफ़ी 4-5 कंट्रीज़ के पास है, तो हिंदुस्तान भी अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाते हैं। हमारा GSLV Mark 2 Mark 3, अभी गगनयान प्रोग्राम जिसमें मानव को कक्षा में ले जाने का प्रयत्न चल रहा है, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। GSLV D5 की सफलता ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह लॉन्चिंग बाजार में नए दरवाजे खोल दिए। अब भारी उपग्रहों को स्थापित करने के लिए भारत को विदेशी स्पेस एजेंसियों की मदद की दरकार नहीं रही। मगर यह सफलता आसानी से नहीं मिली थी। क्रायोजेनिक तकनीकी में महारत हासिल करने के पहले कई बार नाकामी मिली थी, और यहां तक कि अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन के मामले में मदद से इनकार तो किया ही, रूस पर भी पाबंदी लगा दी थी। जब देश में संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात हुई, तब सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों ने क्रायोजेनिक इंजन को विकसित करने की दिशा में पहल की। वो साल था 1987, लेकिन स्वदेशी तकनीक के तहत इसे विकसित कर पाना मुश्किल था। इसके लिए हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस तापमान और ऑक्सीजन को -187 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना जरूरी होता है। रॉकेट में इतना कम तापमान पैदा करना मुश्किल था, लेकिन मुश्किल इस बात की भी थी कि इस तरह के ईंधन के लिए इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 3 से 4 टन के वजनी पेलोड को जियो ऑर्बिट में 36,000 किलोमीटर की दूरी पर नहीं भेज सकता था। ये जो क्रायोजेनिक इंजन है, ये बहुत लो टेम्परेचर्स में ऑपरेट करता है, तो ये बहुत ही हाई टेक चीज है, और खाली 6 देश हैं इस संसार में जो इसका टेक्नोलॉजी जानते हैं। भारत उनमें से एक है। तो हमने ये पूरा चीज खुद डेवलप किया।
उस समय इसरो की कमान UR राव के हाथ में थी। बड़े रॉकेट्स की प्लानिंग जो है वो चल रही थी और उन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत थी, लेकिन दूसरे देश इसकी तकनीक साझा करने के लिए तैयार नहीं थे। भारत ने 90 के दशक में अमेरिका, सोवियत संघ, जापान और फ्रांस से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की मांग की थी, मगर रूस को छोड़कर किसी भी देश ने ये टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने से मना कर दिया। भारत की क्रायोजेनिक इंजन हासिल करने की उम्मीद जगने लगी, मगर जल्द ही एक झटका लगा जब अमेरिका ने इंटरनेशनल मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के उल्लंघन का हवाला देकर रूस के हाथ बांध दिए। साइन हुआ था 1991 में रशिया के साथ। हमें 2 क्रायोजेनिक इंजन मिलने थे, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम MTCR के मुताबिक आप ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर पाएंगे। तो उन पे बहुत दबाव डाला रशिया पे, और रशिया जो सोवियत यूनियन के 1991 में बना था, वो उस दबाव में आकर उसने हमें कहा कि ये एग्रीमेंट से हम मुकरा रहे हैं। कोशिशें जारी रहीं, लेकिन बार बार असफल प्रयोग के चलते भारतीय वैज्ञानिकों का मनोबल टूटता जा रहा था। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन 3 बार नाकाम रहा। अप्रैल 2010 GSLV D3 की नाकामी के बाद इसरो ने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की पूरी डिजाइन में ही बदलाव कर दिया। इसरो जहां पहले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल कर रहा था, अब उसने CE 7.5 इंजन का विकास किया। इस इंजन के फ्यूल बूस्टर टर्बो पंप को दोबारा डिजाइन किया गया। यही नहीं, रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन को और सुरक्षा देने के लिए GSLV D5 की डिजाइन में भी बदलाव किया गया। मिशन की सफलता में सबसे खास बात यह रही कि 27 मार्च 2013 को GSLV D5 में लगे स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार हाई एल्टीट्यूड टेस्ट किया गया। इसके बावजूद 19 अगस्त 2013 को बिल्कुल आखिरी वक्त पर GSLV D5 के सेकंड स्टेज में लॉन्चिंग से ठीक 74 मिनट पहले लीकेज का पता लगा। अगर इस लीकेज का पता नहीं चलता तो D5 रॉकेट का हाल भी D3 रॉकेट की तरह ही हो सकता था। बावजूद इसके भारत ने हार नहीं मानी। GSLV D3 की नाकामी से इसरो को साफ पैगाम दिया कि उपग्रह लॉन्चिंग के अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए काफी कुछ किए जाने की जरूरत है। रशियन इंजन्स जो थे, ये कई लोगों को नहीं मालूम, ये फ्लाइट के लिए टेस्टेड नहीं थे और ये काफी कॉम्प्लेक्स थे। तो इंडियंस को, इसरो को ये पूरा अपने आप डेवलप करना पड़ा। तो काफ़ी ऐसे मुशक्कत करने के बाद हमने पहले CE 7.5 डेवलप किया और ये ज़्यादातर GSLV के लिए था। और फिर नाकामियों से सीख लेकर अपनी मेहनत के दम पर हिंदुस्तान ने क्रायोजेनिक इंजन हासिल करने के मामले में वो कामयाबी हासिल की जिसने अमेरिका समेत तमाम दूसरे देशों को जवाब दे दिया कि हिंदुस्तान किसी मायने में कम नहीं। 5 जनवरी 2014 का दिन भारतीय विज्ञान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने GSLV D5 की सफल लॉन्चिंग की। GSLV D5 पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जिसने GSAT 14 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर इतिहास रच दिया। इसके साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपनी स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीक है। इस प्रक्षेपण के साथ ही इसरो अमेरिका, रूस, जापान, चीन और फ्रांस के बाद दुनिया की 6ठी अंतरिक्ष एजेंसी बन गया जिसने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ सफलता हासिल की। वैज्ञानिकों की कामयाब कोशिश को देखते हुए ही कहा गया कि जज्बा होता है देश के लिए कुछ कर गुजरने का। यूं ही नहीं, कुछ लोग मिसाल बन जाया करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।